भारत को जो है फिलहाल में 33,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हुआ है ये बीते 10 दिनों में जो युद्ध चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मोर्चों पर। इसमें कि लगता है कि युद्ध तो चलता ही रहेगा क्योंकि ईरान भी एक बड़ा देश है और वो बहुत नेशनलिस्टिक फीलिंग वाले हैं, तो इसलिए इधर भी नहीं और उधर भी, तो ये लंबा खिंचा तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, इसकी आशंका बहुत है। हम अपनी नीतियां अपने तरीके से बनाएं, हम अमेरिका के दबाव में या चीन के दबाव में या रूस के दबाव में ना काम करें, वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। उसकी वजह यह कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर हैं। हमारा करीब 16% जो ट्रेड है वो खाड़ी के देशों के साथ है, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। हम अमेरिका की तरफ जो झुक रहे हैं पिछले 25 साल से और रूस से अलग हटते चले जा रहे हैं, तो अमेरिका हमें मदद नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। ईरान से संबंध वो सब बिगड़ गए। अब चीन के शिप तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल पा रहे हैं, लेकिन भारत के नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो हमने तो उनसे रिश्ते अपने खराब कर लिए। तो अमेरिका के ऊपर जो हेवी डिपेंडेंस हो गई, उससे हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कि जैसे एलपीजी का कहा कि नहीं करेंगे और अगले दिन बढ़ा दिया, तो ये क्रूड का जब बढ़ना, स्पॉट प्राइसेस का बढ़ना, $100 से ऊपर होना, इसका मतलब है कि ये काफी चांस है कि ये पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कर लो दुनिया मुट्ठी में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये सनक दुनिया को जबरदस्त संकट में डालकर रखे हुए है। रिपरकेशंस में जो बात कर रहा हूं आपको किस बात को लेकर है, तो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, अब और गहराता चला जा रहा है। जो यूएस प्रेसिडेंट है, जैसा वो करते हैं गीदड़ भभकियां देना, उस तरह का क्रम जारी है। लेकिन अब आज युद्ध का 11वां दिन है और ईरान नहीं थम रहा है, नहीं रुक रहा है। उसके जवाबी हमले निरंतर जारी हैं और इन सब के बीच में हमने देखा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं संकेतों में यह कर दिया है कि वो जो एक बहुत विभीषिका थी, 1949 की जो विभीषिका थी, वो जो नागासाकी और हिरोशिमा पे जिस तरीके से हमला हुआ था, उस तरह के कुछ संकेत दे रहे हैं वो कि हम छोटा एक इस तरह का हमला कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में हाहाकार है और जो संकट क्या है वो देख रहा है। आर्थिक बड़े संकट हैं, तेल का बड़ा संकट है, गैस का बड़ा संकट है, तमाम जो संकट हैं, और इस संकट से कोई देश नहीं है दुनिया का जो दो चार नहीं हो रहा है। और हम भारत जो इस पूरे जो सिलसिला है, युद्ध का सिलसिला है, उसमें खड़े हुए थे, खड़े हैं इजराइल और अमेरिका की ओर, तो हमारे भी संकट गहराते चले जा रहे हैं। और अभी हमारे जो हुक्मरान है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। संसद का जो बजट सत्र है उसका दूसरा दौर शुरू है, कल से वो दूसरा दौर शुरू हुआ और कल भी इसी हंगामे में लोकसभा डूबी रही, राज्यसभा में ये मसला मामला उठा, लेकिन अभी निकल कर नहीं आया है। हमारे विदेश मंत्री ने एक गोलमोल सा बयान दिया है, लेकिन जो संकट है, जो रिपरकेशन से वो अब गहराने लगे हैं। और अब तो ये भी निकल कर आ गया हमारे देश में कि जिस तरह के गैस का संकट है, खासकर एलपीजी है, चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू हो, दोनों संकट, और होटलों पर, इंडस्ट्री पे प्रभाव, और भी बहुत सारे प्रभाव, दुष्प्रभाव हो रहे हैं। जो सिलसिला है तमाम, दुनिया तो है ही, लेकिन भारत पर क्या कुछ खास प्रभाव हो रहे हैं और क्या आगे इसके लेकर संभावना है, इन सब पर बातचीत करने के लिए बेहद बेहद खास मेहमान के साथ उनको जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए, आपने पहचान लिया होगा, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। बहुत बहुत आपका सर पहले तो आभार कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और प्रोफेसर अरुण कुमार साहब मोहताज नहीं है, आर्थिक मामलों के, विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं। बहुत बहुत आपका पुनः मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जुड़ने के लिए। और शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। हमने भी जब बजट आया था, भारत का बजट आया था, तो हमने देखा था निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दुनिया में उथल पुथल होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अभी सर ये तो युद्ध की जो विभीषिका है, हालत बेहद बेहद खराब है। 11वां दिन आज, जैसा मैं कह रहा था, और अभी वे फरमा रही हैं कि महंगाई जैसा बम हिंदुस्तान में तो फूटने वाला नहीं है, लेकिन रिपरकेशन शुरू हो गए हैं। तो यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। पहला आपकी प्रतिक्रिया इसी पे कि कहां जा रहा है हमारा देश, किस ओर बढ़ रहा है? ये जो कह रही है निर्मला सीतारमण जी, दावा करा है, या हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, क्या कुछ इसके आगे देख पा रहे हैं आप? यहीं से शुरू, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। देखिए, अनिश्चितता का दौर बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण देखें जो बजट के पहले आया, बजट की स्पीच देखें, आरबीआई का देखें, तो सबने कहा है कि अनिश्चितता है। क्योंकि अनिश्चितता कोई आज से नहीं, ये यूक्रेन युद्ध हुआ, गाजा में हुआ,
फिर अभी आप देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, फिर अफ्रीका में कई जगह जो युद्ध चल रहा है, और आप देखें तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने टैरिफ लगा दिया, उससे बहुत अनिश्चितता हो गई आर्थिक मामलों में। फिर उन्होंने कहा कि जो वो ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे, कनाडा को 51st स्टेट का कह दिया उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला पे एक्शन लेंगे, और मडूरो को उन्होंने जो उठा लिया वहां से एक राष्ट्रपति को। अब कह रहे हैं क्यूबा को भी जब बदलाव करेंगे, मेक्सिको को और कोलंबो को थ्रेटन कर रहे हैं। यानी कि एक दुनिया में आप देखें तो सब जगह उथल पुथल है। तो उथल पुथल से क्या होता है कि सारी जो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था होती है कि आगे क्या होने वाला है, और आगे क्या होने वाला है अगर उसका पता नहीं है तो इन्वेस्टर्स को जो सर्टेनिटी नहीं होती है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो ये जो हमारी आज की अनिश्चितता है वो हर तरह की है, वो मैक्रो में है, वो माइक्रो में भी है। मैक्रो में मतलब कि दामों पे असर है, उत्पादन पे असर है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर है, और माइक्रो में जैसे आपने बताया कि जो गैस की उपलब्धि हमारे जो कमर्शियल सेंटर्स को नहीं होगी, हमारे घरेलू उसमें जो परेशानी होगी। और अभी तो जब कहा कि एलपीजी में हमारे पास कमी नहीं है और कुछ नहीं होगा, उसके अगले दिन ही दाम बढ़ा दिए। तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है, 25 दिन का हमारे पास है, क्रूड 25 दिन का हमारे पास है, रिजर्व है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको भी हम नहीं बढ़ाएंगे, पर उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे एलपीजी का कहा कि नहीं करेंगे और अगले दिन बढ़ा दिया, तो ये क्रूड का जब बढ़ना, स्पॉट प्राइसेस का बढ़ना, $100 से ऊपर होना, इसका मतलब है कि ये काफी चांस है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ जाएंगे। पर अब ये निर्भर करता है कि और युद्ध कितने दिन चलता है, क्योंकि अगर ये तो खत्म हो जाता है तो स्थिति थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज होगी, हालांकि पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं होगी, क्योंकि इस समय आप देखें तो इजराइल और अमेरिका ईरान के तेल भंडारों पे जो हमला कर रहे हैं, और वहां के पानी पे हमला कर रहे हैं जो डिसैलिनेशन प्लांट है, और उसी तरह ईरान जो पलटवार करके उनके जो पेट्रोलियम एसेट्स पे और उनके पानी के जो संयंत्र हैं जिससे डिसैलिनेशन प्लांट हैं उन पे हमला कर रहे हैं। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी तो सिर्फ रॉकेट वगैरह के दागते हुए उन्होंने करीब 10-12 जहाजों पे हमला किया है, लेकिन अगर वहां पे उन्होंने चैनल ही बंद कर दिए, वहां पे शिप डुबो दिए, तो फिर तो वो चैनल काफी समय तक नहीं खुल पाएगा। इसका मतलब है कि फिर जो शॉर्टेज है हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो काफी लंबी चलेगी। तो इसलिए ये अनिश्चितता का काल है। अब इसमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल कितना आगे जाएंगे। उन्होंने तो ये ठान लिया है कि वहां पे रिजीम चेंज वो चाहते हैं, और रिजीम चेंज ही नहीं, वो कहते हैं कि जब तक मेरे मर्जी का जो वहां पे आदमी नहीं होगा तब तक हम हमला करते रहेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हम इतना बड़ा हमला करेंगे जैसे पहले नहीं हुआ। अब इसका मतलब जैसे आपने कहा कि क्या निकालें, इसका मतलब कि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला किया था जापान को घुटनों पे लाने के लिए, क्या उसकी सोच रहे हैं? अगर वो सोच रहे हैं तो ये फिर जो तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, और वो तो एक बहुत ही लंबी चलेगी। उसमें तो सारा दुनिया तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उसमें बाकी और सब देश भी होंगे। अभी जो ये हो रहा है ये पहले के जो युद्धों से भी एक अलग है, क्योंकि यहाँ पे सारे गल्फ स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। पहले सारे गल्फ स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, जैसे इराक पे हुआ, कुवैत पे हुआ, तो वो एक दो होते थे, वहां से हम अपने भारतीयों को निकाल लेते थे। लेकिन अभी तो भारतीयों को कहाँ कहाँ से निकालेंगे? हमारे तो करीब 1 करोड़ भारतीय निवासी वहां पे हैं, उनको निकालना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि अभी एयर रूट तो जो खुले नहीं पूरी तरह से, और जो सी लेन्स हैं वो भी बंद हैं, तो उनको लैंड रूट से कहीं दूर जाना पड़ेगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जाना पड़ेगा, वहां से उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। वो बहुत ही मुश्किल है। शिप्स में इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन शिपिंग लाइंस खुली नहीं है। तो इसलिए जो वहां पे हमारे भारतीय निवासी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ही असर पड़ेगा, उनके काम पे असर पड़ेगा, और फिर उनके जो रेमिटेंस है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो $50 बिलियन का रेमिटेंस वहां से आता है उसमें से कितना कम होगा, तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। तो आप देखिए जैसे तेल के भंडारों के जब दाम बढ़ेंगे तो हमारा 88% तो तेल वहां से आता है, और गैस का भी 80-90% के बीच में आता है वहां से। तो अगर ये जो वहां पे परेशानी हुई तो फिर हमारा जो आउटगो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ जाएगा। तो एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे एक्सपोर्ट, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं चाय करते हैं, हमारे जो बासमती राइस है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, फिर जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिर हमारे जब मीट वगैरह वहां जाता है, तो ये हमारा करीब 16% जो ट्रेड है वो खाड़ी के देशों के साथ है।
तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और हमारे इंपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। हमारे रेमिटेंस कम होंगे तो उससे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा। फिर जो हमारे कॉस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि शिपिंग जो है, सप्लाई अब वो वहां से नहीं आके वो सारा अफ्रीका के चारों तरफ घूम के आएगा। इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाएंगे, तो जो हमारे जो इंपोर्टेड प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, उससे इन्फ्लेशन तेज होगा। तो वैसे भी एनर्जी तो हर चीज में इस्तेमाल होती है, आपको कुछ भी उत्पादन करना है आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के जब दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कई तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कई तरह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बिगड़ेगा, क्योंकि रेमिटेंस से भी बिगड़ेगा, ज्यादा इंपोर्ट से भी बिगड़ेगा, एक्सपोर्ट कम होने से भी बिगड़ेगा, उससे हमारा रुपया कमजोर होगा। जब रुपया कमजोर होगा तो इंपोर्टेड प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो उससे इन्फ्लेशन और तेज। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि कई तरह से हमारा जो इन्फ्लेशन है उस पर असर पड़ेगा, और अनिश्चितता के चलते हुए हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका डॉलर में रिटर्न कम हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो पिछले 4 महीनों से बाहर जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट में नेगेटिव हो गया है। तो ये और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये और तेजी से बाहर जाके और जो स्टॉक मार्केट वगैरह में जाएगा, उससे फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। क्योंकि हमारा करंट अकाउंट में तो डेफिसिट चलता है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आता है उससे जब भरपाई होती है। अब कैपिटल अकाउंट में भी जब नेगेटिव हो जाएगा तो भरपाई नहीं होगी, तो इसलिए फिर रुपया उससे और भी गिरेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये सारे के सारी चीजें जो मैक्रो में है, उनका असर हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ पे, इन्वेस्टमेंट पे और प्राइसेस पे पड़ेगा। इसका असर हमारे माइक्रो पे पड़ेगा, हमारे यहाँ जब शॉर्टेज होगी तो घरों के बजट पे असर पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। जैसे आपने बताया, होटल्स और रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी त्राही त्राही कर रहे हैं कि हम कैसे काम चलाएं, वो चाहे बंगलौर में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, सब जगह से वो खबर आ रही है। और जो लोगों ने, फिर क्या होता है कि ट्रेडर तो स्पेकुलेट करता है, वो ट्रेडर जो दाम पहले ही बढ़ाना शुरू कर देता है, तो उन्होंने पहले से ही जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह शुरू कर दिया है, क्योंकि अब लोगों को तो जब काम करने के लिए चाहिए तो उनको ब्लैक मार्केटिंग। तो इस तरह से सारी अर्थव्यवस्था पे इसका बुरा असर पड़ने वाला है। राइट। नहीं, आपने बहुत सही पूरी तस्वीरें की थी। अरबों डॉलर्स के हमारे चाहे जहाज अटके पड़े हैं, सामान रुका पड़ा है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे ही बहुत कुछ निर्भरता हमारी, आपने बहुत पिक्चर खींची है। ये जो फर्टिलाइजर वाला जो एरिया है, हम तो पूरी तरह से उसी पे निर्भर है। तो आने वाले दौर में खेती कहाँ जाने वाली, खेती को लेकर क्या क्या आप दुष्प्रभाव दुष्परिणाम संभावित देख पा रहे हैं, वो हमें कितना आगे भारी नुकसान पहुंचाने वाली। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी हमारे हुक्मरान कोई कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं सर, अभी तक कोई उनका नहीं क्लियरिटी के साथ में चीजें आई है कि कहाँ क्या कैसे क्या उनका प्लान है। वो तो दौड़ रहे हैं अलग अलग, उनका ही वो भाग रहे हैं वो चर्चाओं से, क्योंकि संसद में चर्चा होनी थी। जो बयान आपने आया हमारे विदेश मंत्री का, आपने देख लिया कितना उथला सा बयान है वो सारा का सारा। तो इस मोर्चे पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये हमारा जो मसला है वो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक मामलों से जुड़ा हुआ है। हमारे और देशों से किस प्रकार के संबंध हैं। जैसे रूस से हम तेल लेते थे, वहां से सस्ता तेल मिलता था, उससे फिर हमारे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता था। हालांकि कुछ हमारी कंपनियां हैं, उन्होंने बहुत फायदा उठाया, वहां से जो है सस्ते दाम में लिया और यूरोप में बेचा, और उसका भारत में फायदा नहीं मिला। हमने यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं घटाए, हालांकि हमें सस्ता तेल वहां से मिल रहा था, तो आम जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा था, पर फिर भी चलिए कंपनियों को मिल रहा था, तो उससे थोड़ा बहुत जो अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा था। तो मेरा मानना है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन इस समय काफी बिगड़ गए हैं, क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं पिछले 1-1.25 साल से। अगर आप देखें तो पिछले बजट में भी हमने काफी चीजों पे टैक्स कम किया था जो अमेरिका के इंटरेस्ट की थी, इस बजट में भी हमने किया। आपने देखा कि पिछले साल फरवरी मार्च में ही हमने अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे कि हमारा डेफिसिट वो कम हो जाए। हम उनसे हथियार खरीदना चाह रहे थे, और हम रूस के से कन्नी काट रहे हैं एक तरह से। मतलब जो ट्रंप की तरफ जाने का मतलब है कि ट्रंप कह रहा है कि भाई आप उनसे ट्रेड कम करो, पर हमारी तो डिपेंडेंस उन पे है, क्योंकि हमारा 40% हथियार जो काफी क्रिटिकल हथियार है वो तो वहीं से आता है। वो चाहे S-400 मिसाइल हो, चाहे सुखोई एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, उसके लिए जो कंपोनेंट्स वगैरह, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी तो वहीं से है। तो इसलिए ये जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रूस से भी हम पूरी तरह नहीं कर सकते, अमेरिका से भी नहीं कर सकते, और चीन से तो हमारा $102 बिलियन का डेफिसिट है। तो इन तीनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। अब इसमें स्थिति ये हो गई है कि अब रूस से हमें तेल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से खाड़ी से जब तेल नहीं आएगा तो उनसे लेना पड़ेगा। अब वहां पे प्रीमियम हो गया है, पहले वो डिस्काउंट पे था, अब वहां भी प्रीमियम हो रहा है, क्योंकि जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे तो वहां से भी मिलेगा। अगर हमारे संबंध अच्छे होते हैं इसमें जो हमने
इसमें ये भी तो शामिल है कि हमने, जब हमारा दोस्त जो होते थे उनके साथ में वक्त रहते हमने नहीं किया, आपको 30 दिन का विंडो मिला तो उन्होंने दिखा दिया। दोनों चीजों का लाभ है, आपने जो दोस्ती में कहीं खटास आई वो भी तो उसमें शामिल होगा ना सर। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए रूस से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है। पहले भी ब्रिक्स में हमें कहा जाता था कि हम अमेरिका के मोल हैं, कि अमेरिका का जो हम जो वो एजेंडा वहां पे ब्रिक्स में कर रहे हैं। अब 1 साल से जब ट्रंप ने दबाना शुरू किया तो हमने भी कोशिश करनी शुरू कर दी। हम अब प्रधानमंत्री एससीओ गए बहुत साल बाद। ब्रिक्स में हमने ज्यादा जो एक्टिव रोल लिया, लेकिन ब्रिक्स में भी हमें ट्रस्ट नहीं करते। वो हमें ट्रस्ट नहीं करते कि ये पता नहीं क्या, ये कब अमेरिका के साथ मिलके क्या करेंगे। हम क्वाड के हिस्सा बन गए तो चीन से हमारा $102 बिलियन का डेफिसिट तो है ही, तो मतलब हम $102 बिलियन की उनको मदद दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आज की स्थिति है उसमें पार्लियामेंट में क्या बयान देंगे, क्योंकि जब हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कम हो गई है, तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक। तो जिस दिन वो एडमिट कर लेंगे कि चीजें बिगड़ रही हैं तो मार्केट एकदम से और भी ज्यादा परेशानी में आ जाएगा। तो इसलिए ऑफिशियल कि नहीं हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था में एक्चुअली में होगा क्या। तो ऑफिशियल पोजीशन ये नहीं कहने वाली। कल भी अगर आप देखेंगे जब क्रूड के दाम जब और तेज होंगे, जब पेट्रोल डीजल के बढ़ाने पड़ेंगे, तो यही कहते रहेंगे नहीं नहीं अब हम सब मैनेज कर लेंगे, हमारे पास तो इतने भंडार वगैरह हैं। पर ऑफिशियल पोजीशन से हमें हटके एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि एक्चुअल पोजीशन में क्या होता है कि आपके पास चलिए 25 दिन के क्रूड के सप्लाईज हैं, आपके पास 25 दिन के जो फिनिश प्रोडक्ट के सप्लाईज हैं, पर वो स्पॉट मार्केट जो होता है उस पर प्राइस निर्भर होता है। जैसे ही स्पॉट प्राइस बढ़ता है तो कंपनियां कहती हैं कि भाई अब हम जो रिप्लेनिश करेंगे अपना स्टॉक वो तो इस प्राइस पे करेंगे, तो दाम बढ़ाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि हुआ जब पैंडेमिक के दौरान दाम काफी गिर गए, लेकिन हमने अपनी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स या जीएसटी वगैरह कम करके यहाँ पे दाम नहीं कम किए, तो हमारे दाम तो बढ़ ही रहे, क्योंकि उससे जो कंपनियों को भी फायदा था, सरकार को भी फायदा था। तो इसलिए ये जो अगर आप देखें तो ये परेशानी तो हमारी चलती रहेगी और सरकार जो एडमिट नहीं करेगी कि ये है। तो मेरा मानना है कि हमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिससे कि हम अपनी नीतियां अपने तरीके से बनाएं, हम अमेरिका के दबाव में या चीन के दबाव में या रूस के दबाव में ना काम करें, वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। उसकी वजह यह कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर हैं। हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए हम जो रूस से हथियार ले रहे हैं, इसीलिए हम अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, इसीलिए हमारा $102 बिलियन का चाइना से डेफिसिट है। अगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होती तो हमें ये सब जो इस पे डिपेंडेंस नहीं होती, हम अपनी नीति खुद बना सकते थे और हम जो वेस्ट एशिया में जिस समय क्राइसिस है वहां पे मदद कर सकते थे कि हम वहां पे जो चीजों को सुधारने में। अब हमारे कोई वहां पे हस्ती नहीं है, हम उस पर डिपेंडेंट है कि वहां पे हमारे 1 करोड़ लोग जो काम करते हैं, वहां से रेमिटेंस आता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो हमारी स्थिति है वो बहुत ही कमजोर स्थिति है इस समय। राइट, बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, 3-4 सवाल करना है मुझे। एक तो मुझे ये बहुत सरल भाषा में बात करें, आम भारतीय जिसे समझ सके कि हमारी लड़ाई रोटी कपड़े मकान का संघर्ष होता है, आम जन का जो है, आम आदमी का संघर्ष वो है। मैंने आपसे पूछा जैसे कि कृषि का क्षेत्र, जब फर्टिलाइजर वाला जो पोर्शन है वो जब बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, तो हम लोग जो बात करते हैं, बार बार आपने हमें निरंतर बताया कि असंगठित क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, जिसमें रोजगार बार बार सरकार उसी के आंकड़ों को जगलरी करके और सब पा लेती। अभी जो हाल पैदा हो रहे हैं, तो ये रोटी का संघर्ष कितना गहरा होने वाला है इस मोर्चे पे, कि रोजगार तो है नहीं और ये सब होगा तो और नीचे 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 जाना है। और ये जो बाकी इंडस्ट्री सब हाल बेहाल है सारे मोर्चों पर, एनर्जी नहीं है तो सारी इंडस्ट्री ठप होती है और हो रही है लगातार। तो ये क्या देख रहे हैं, इसको संक्षिप्त सा एक आपका बहुत सारगर्भित मैं चाहूंगा कि क्या आप इस पे एक एज्यूम करके चल रहे हैं। देखिए, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका भी उत्पादन एनर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। वहां पे फर्टिलाइजर, जैसे आपने कहा, फर्टिलाइजर में भी क्रूड की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर पे भी असर पड़ेगा, उसके दामों पे असर पड़ेगा जैसे आपने कहा। तो उसका असर हमारे कृषि के उत्पादन पे जरूर पड़ेगा, और जब ये उत्पादन पे असर पड़ेगा तो फिर जो आम आदमी है उसके दाम बढ़ेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ग्रोथ कम होगा, तो रोजगार कम होगा। और जो भारतीय बाहर से वापस आएंगे भारत, उनके लिए भी रोजगार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे रोजगार जो ऑलरेडी लोग हैं उनका रोजगार और असर पड़ेगा। तो एक तरफ रोजगार पे असर पड़ेगा, दूसरी तरफ जो दामों पे असर पड़ेगा, तो जो बजट है आम आदमी का वो एकदम गड़बड़ा जाएगा, और जो हमारे ट्रेडर है उसका फायदा उठाएंगे। तो इसलिए मैंने कई बार लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे किसानों को और वर्कर्स को नुकसान हुआ, और अब जो डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे उनको और नुकसान होगा, क्योंकि जब अब जो हमारा इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, वो उसका फायदा उठाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जी राम जी बिल जो आया वो इसीलिए आया कि जिससे कि जो वहां पे रूरल एरियाज में वेजेस को डिप्रेस किया जा सके।
आपने देखा लेबर कोड जो 2019-2020 में पास किया गया था, वो अब तुरंत नवंबर 2025 में लागू किया गया, इसलिए जिससे कि वर्कर की वेजेस को सप्रेस किया जाए। क्योंकि जब बिजनेस को लगता है कि हमारे जब प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट तभी बन सकता है जब हम वर्कर्स की वेजेस को कम करें। तो ये आप देखेंगे कि इसका असर सारी जनता पे, जो असंगठित क्षेत्र है उसके ऊपर असर जो आएगा सारा का सारा। जी, जी। सर एक चीज़ और मैं कुछ जैसे पढ़ भी रहा था, पढ़ने में निकलता है कि क्रूड ऑयल को लेकर बड़ा एक मिथक सा है कि इससे तेल और इसी के यहीं तक करीब 600 प्रोडक्ट हैं जिसमें ये काम आता है। बहुत सारे ऐसे हैं, दवाओं जी में हाँ, भी है, कई-कई जगहों पर है। जो क्रूड ऑयल जो आप कह रहे हैं तो ये बहुत भारी एक आने वाला दौर संकट भरा। और दूसरा मैं एक चीज़ और भी कि कहीं में कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि भारत को जो है फिलहाल में 33,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हुआ है ये बीते 10 दिनों में जो युद्ध चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मोर्चों पर। जी इसको हाँ। लेकर क्या आपका अपना व्यू है? ये क्या वास्तविकता है? 3.5 लाख करोड़ के लगभग का अगर डेफिशिएट होगा तो कहाँ जाएँगे हम? कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? नहीं, ऐसा है, देखिए होता क्या है अर्थव्यवस्था में, जब उत्पादन कम होता है तो दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उत्पादन एकदम रुक जाएगा, उत्पादन में परेशानी आएगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एलपीजी में परेशानी आ रही है, तो होटल्स और रेस्टोरेंट में परेशानी आ रही है। जब नहीं, उनका जब शवदाग्रह पुणे में शवदाग्रह बंद करना पड़ा। आप बताइए कि जी हाँ, वहाँ आप मतलब जी हाँ, वहाँ भी संकट है? जी, जी, जी हाँ। प्लीज़ तो सॉरी। तो वो जो होटल एंड रेस्टोरेंट वो क्या करेंगे? वो अपने दाम बढ़ाएँगे, क्योंकि उनको जब एलपीजी वगैरह जो कम मिलेगा, तो जो उत्पादन उनका कम होगा। उसी तरह जैसे आपने कहा कि कृषि में क्या, तो कृषि में फर्टिलाइज़र कम अगर होगा, क्योंकि उसके दाम बढ़ जाएँगे, तो फर्टिलाइज़र कम होने से फिर जब उसका उत्पादन कम होगा। उसी तरह उसके ट्रांसपोर्टेशन में असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में जब असर पड़ेगा, तो जब कंज्यूमर के जब प्राइसेज़ बढ़ेंगे, तो कंज्यूमर का कंज़म्पशन कम होगा। वैसे ही हमारे यहाँ डिमांड की कमी है, डिमांड की कमी और बढ़ जाएगी, तो संगठित क्षेत्र में भी गिरावट आएगी। ये नहीं कि सिर्फ असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में भी गिरावट आएगी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसके चपेट में आ जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सारा का सारा ये जो एनर्जी का मामला है, वो सब चीज़ों से इंटरलिंक्ड है। वो कोई ऐसा नहीं कि एक सेक्टर या दूसरे सेक्टर या तीसरे सेक्टर। और फिर आपने सही कहा कि जो हमारा क्रूड होता है, उसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। उससे हमारे केमिकल प्रोडक्शन, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे और चीज़ों का हो, उसमें भी इस्तेमाल होता है। फिर जो उससे मतलब जो डाउनस्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम जैसे कि हम यहाँ पे जब क्रूड को जो रिफाइन करते हैं, तो उससे प्रोपेन निकलती है, प्रोपेन एलपीजी में जाएगी। जब यहाँ पे जो रिफाइनरी वगैरह का एक्शन कम हो जाएगा, तो एलपीजी की शॉर्टेज और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसके मतलब जो एनर्जी है, वो हर चीज में इंटरलिंक्ड है। तो उसके केमिकल्स भी और एनर्जी, इसलिए हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि जो असर होगा वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे, एक्चुअली वो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट सब चीजों में होगा। और कितना असर होगा वो निर्भर करता है कि ये युद्ध कितने दिन चलता है, और फिर जो रिवाइवल होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है, वहां पे गल्फ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनर्जी का, वो असर पड़ेगा। इसमें क्या क्या होने वाला है अभी पता ही नहीं है हमें, इसलिए अनिश्चितता है। अनिश्चितता के चलते हुए इन्वेस्टमेंट जरूर कम होगा, और इन्वेस्टमेंट जब कम होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारे अर्थव्यवस्था का और गिर जाएगा। सर 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 इसमें एक चीज और भी जानना चाहूंगा क्योंकि अभी हम जो युद्ध की जो ये स्थिति है वो तो हमें बहुत नीचे पीछे और तमाम दुनिया मुल्क सारे दुनिया और हम भी हैं उसमें शामिल। इसमें कहते हैं कोड़ में खाद जैसा है कि ट्रेड डील और इसमें क्या वो काम करने वाली है क्योंकि वो भी हमारे लिए बड़ी भयावह है। उसको लेकर भी सरकार की ओर से कुछ स्पष्टीकरण आया नहीं, तो दोनों मिलकर कहाँ पहुंचाएंगे देश को हमारे? देखिए, ट्रेड डील तो अभी अमेरिका के साथ हमारा होया ही नहीं है। अभी तो सर इसमें जी फ्रेमवर्क पे प्लीज। एग्रीमेंट हुआ ना। अभी तो जी फ्रेमवर्क मिड मार्च में साइन करना था, है ना। उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो टैरिफ नहीं लगा सकते, वो तो एक स्पेशल पावर वगैरह के तहत 122 के अंदर उन्होंने 15% कर दिया। लेकिन जो 18% की बात थी या बाकी और देशों पे, अब ईयू कह रहा है कि हम तो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे तो 10%, 12-15% था, अब जो आपने ये कर दिया। तो इसलिए ये जो सारे दुनिया में जो उथल पुथल थी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो पाएंगे। और ट्रेड डील नहीं हो पाएंगे तो ट्रेड तो वैसे ही असर होगा। दूसरी बात ये थी कि अमेरिका और ईयू तो पहले से ही कह रहे थे कि कैपिटल को वापस आना चाहिए, तो ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकन कैप को यहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि इंडिया में। तो वो तो आईफोन को भी बोलते हैं कि जी आईफोन आप वहां क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, आप तो यहाँ पे प्रोड्यूस करो। तो ये जो हमारा इंटरनेशनलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन था, वो एक तरह से रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। और इसी की वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप तो एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सबको सामंत मानते हैं। वो कहते हैं जो मैं कहूंगा वही होगा।
है ना? तो इसलिए अभी जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने खुफिया बहुत ज्यादा ईरान में बिठा दिया है, ईरान ने और इजराइल में। उनको पता लग जाता है कि उनके लीडरशिप कहाँ है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं कि मैं सेकंड रंग लीडरशिप को भी किल कर दूंगा, थर्ड रंग होगा उसको भी किल कर दूंगा। तो जो ईरान में उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया था कि अगर लीडरशिप को मार देते हैं तो कौन करेगा, क्या करेगा, वो तो कह रहे हैं कि मैं जब तक मेरी मर्जी का नहीं होगा तब तक मैं किल करता रहूंगा। तो ये तो एक बहुत ही भयानक स्थिति है, जिसमें कि लगता है कि ये युद्ध तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ईरान भी एक बड़ा देश है, वो लोग भी एक नेशनलिस्टिक फीलिंग के साथ चल रहे हैं। हालांकि वहां बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, महिलाओं के प्रोटेस्ट हुए, अभी मार्केट के प्रोटेस्ट हुए, लेकिन जब देश खतरे में होता है तो सब लोग साथ आ जाते हैं, और वो बहुत नेशनलिस्टिक फीलिंग वाले हैं। तो इसलिए इधर भी नहीं और उधर भी, तो ये लंबा खिंचा तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध न शुरू हो जाए, इसकी आशंका बहुत है। इस सब के चलते हुए प्लान करना बहुत ही मुश्किल है हमारे बिजनेस को, इंटरनेशनल बिजनेस को। अब जो सब जगह रुकावट होगी, स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, लोग गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि ये गोल्ड ही एक सर्टेन है, क्योंकि डॉलर में भी गिरावट है बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में, तो गोल्ड भी हमारे यहाँ बहुत आता है, तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर हमारा और बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत तरह से ये इसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है। बिल्कुल, मैं 2 सवालों में खत्म करूँगा। एक तो मैं चाहूँगा कि ये जो शेयर बाज़ार है दुनिया भर में, आप देख रहे हैं कि वहाँ भी बिल्कुल कल भी हमने देखा था कैसे क्रैश हुआ था, हमारा भारत भी दिखा था किस तरीके से नीचे गए थे। आज थोड़ा-सा वो जो ट्रंप ने कहा है कि नहीं कच्चे तेल थोड़ा-सा लग रहा है कि उनकी तरफ से आने के बाद कच्चे तेल के दाम कुछ नीचे हुए हैं तो मार्केट थोड़ा-सा है। लेकिन ये हाउ लॉन्ग कब तक आप उम्मीद करते हैं? ये क्या है आगे? ये भी वही बुलबुला है या कि कुछ क्या इसको कैसे देखें इसको भी प्लीज़ सर? देखिए, स्टॉक मार्केट होता है वो आगे को देखता है कि आगे क्या होने वाला है, वो उस पर निर्भर करता है कि अगर आगे सर्टेनिटी है, आपके अच्छा चलने की जो गुंजाइश है, तो आगे बढ़ेगा। जैसे अमेरिका में आप देखिए टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो साथ है ना, उनकी वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, हालांकि बाकी और देशों में नहीं बढ़ा। और इसी की वजह से भारत से जब कैपिटल बाहर जा रहा था, क्योंकि वहां पे स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा था, यहाँ पे डॉलर टर्न कम थे। तो सारे दुनिया के स्टॉक मार्केट इंटरकनेक्टेड है, उनमें एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है। और जब फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में गिरावट होती ही होती है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं होता कि कहाँ है। लेकिन एक चीज है कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अब मिलिट्री का उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आगे तेजी से बढ़ेगा। तो नॉर्थरॉप है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हवाई जहाज देती हैं, जो बाकी और चीजें सप्लाई करती हैं, वो बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, वहां पे भी खूब आर्मामेंट इस्तेमाल हो रहा है, गाजा में खूब इस्तेमाल हो गया, अब ईरान में खूब इस्तेमाल होगा, सुना है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज खर्च हो रहा है वहां पे। तो ये आर्मामेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, जिसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो आगे चलेगा। बाकी सब जगह उथल पुथल रहेगी, क्योंकि वहां पे जो उत्पादन कम होगा, वहां पे जो प्राइस बढ़ेगा। और खतरा ये कि स्टैगफ्लेशन तो होने ही जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था स्टैग्नेट करेगी, लेकिन लंबा और चल गया हफ्ता 10 दिन तो फिर रिसेशन का भी चांस है, और रिसेशन के चांस में तो फिर जो स्टॉक मार्केट और भी गिरने की गुंजाइश है। स्टैगफ्लेशन से ही जो परेशानी हो जाती है, उसी से स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, रिसेशन आ गया तो और ज्यादा गिरेगा, और इस समय संभावना लग रही है। राइट राइट। मैं अंतिम सवाल करूंगा सर कि जो ये अभी युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, दोनों के बीच में तीनों जो मुल्क है, अमेरिका, इजराइल और ईरान, तो यहाँ जो हमारा न्यूट्रल ना होना, इसने शायद काफी संकट हमारे लिए पैदा किए, एक चीज। और जो पूरे हालात हैं, इस पे भी क्या हो जाना चाहिए, क्या हमारी सरकार शायद सोच भी रही हो, कर भी रही, लेकिन और बेहतर हम कहीं इससे निपट सके। अब जो हालात है क्या होगा उस पे एक आपका अपना स्पेशल कमेंट, और प्लस ये जो ना हमारा न्यूट्रल होना, ये हमें बहुत कठिनाई में डाल दिया, इसने लाके यहीं खत्म करूंगा। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है, हम अमेरिका की तरफ जो झुक रहे हैं पिछले 25 साल से, और रूस से अलग हटते चले जा रहे हैं। तो अमेरिका हमें मदद नहीं कर रहा है जो करना चाहिए। और अभी उनके जो आए थे यहाँ पे जो इसमें इंडिया में, उनके जो सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया कि हम आपको वो मदद नहीं देंगे जो चीन को हमने दी, जिससे चीन हमारे सामने खड़ा हो गया। यानी वो टेक्नोलॉजी में भी हमें उतनी मदद नहीं करेंगे, बाकी चीजों में भी नहीं करेंगे। और फिर उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने कह दिया कि इंडिया इज अ वेरी गुड नेशन, क्योंकि वो हमारी बात मानता है ना। वो कहता है, उन्होंने एक्टर हमें कह दिया। तो मतलब वो हमें किस निगाह से देख रहे हैं, वो हमें एक बड़ी नीची निगाह से देख रहे हैं कि भाई ये तो इंडिया तो मैटर ही नहीं करता है, हमारे ऊपर निर्भर है। तो इसलिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, वो खत्म हो गई। इससे फिर हमारे जो रूस से संबंध, चीन से संबंध, ब्रिक्स में संबंध, बाकी ईरान से संबंध, वो सब बिगड़ गए। अब चीन के शिप तो जो हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल पा रहे हैं, लेकिन भारत के नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो हमने तो उनसे रिश्ते अपने खराब कर लिए।
तो अमेरिका के ऊपर जो हेवी डिपेंडेंस हो गई, उससे हमारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमको एक न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए था, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बिना टेक्नोलॉजी के हम जो नहीं ले सकते थे कि एक इक्वी डिस्टेंट हम रखते और एक मॉरल स्टैंड आज लेने की स्थिति में नहीं है। हमने खमेनी के किलिंग पे हमने स्टैंड नहीं लिया बहुत दिन तक, हमने गाजा पे पैलेस्टाइन के लिए स्टैंड नहीं लिया जो हमको लेना चाहिए था, तो हमारी मॉरल पोजीशन भी दुनिया में कम हो गई। अब सरकार को क्या करना चाहिए? मेरा मानना है हमारी नीति बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे निर्भर हो गई थी। अब एक्सपोर्ट तो हमारे अच्छे करेंगे नहीं क्योंकि सब जगह उथल पुथल है, हमें इंटरनल मार्केट पे निर्भर होना चाहिए। हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। जो ई श्रम पोर्टल है वो बताता है कि 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, तो जो अति गरीब है वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, और जो रजिस्टर्ड है 30 करोड़ वो कह रहे हैं कि 90% कहते हैं कि हमारी 10,000 रुपए से कम की आमदनी है, यानी कि वो गरीबी की रेखा के आसपास है। तो हमारा इंटरनल मार्केट, अगर हम डिमांड वहां बढ़ाएं, उनको रोजगार दें, तो डिमांड वहां पे उतनी बढ़ जाएगी जितना कि हमें एक्सपोर्ट भी नहीं है। तो जितना एक्सपोर्ट कम हो रहा है उससे ज्यादा तो हम यहाँ डिमांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर क्या हमारे जो गरीब आदमी है वो टेक्सटाइल और नहीं खरीद सकते? उनके पास हाथ में पैसा आएगा तो टेक्सटाइल खरीदेंगे, हाथ में पैसा आएगा तो ज्यादा खाना वो खा सकते हैं। अभी तो कुपोषण बहुत है महिलाओं में, बच्चों में जो गरीब के हैं। तो हमारा इंटरनल मार्केट जो है उसको हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारी नीति क्या रही है? हम जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जब पीछे कर रहे हैं। हमारा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को आगे कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को पीछे कर रहे हैं। हमें नीति बदलनी पड़ेगी कि इंटरनल मार्केट को जनरेट करें, इंटरनल मार्केट में डिमांड करें, इनइक्वालिटी को कम करें, और उससे फिर हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। क्योंकि जब हमारे असंगठित क्षेत्र में ज्यादा पैसा होगा, हमारे किसानों के हाथ में होगा, हमारे वर्कर्स को लिविंग वेज मिलेगी, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो संगठित क्षेत्र भी अच्छा करेगा। संगठित क्षेत्र को भी डिमांड की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें नीतियां बदलनी चाहिए। हमारे जो संगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हमने उसको इनविजिबलाइज कर दिया, उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाते हैं। माइक्रो सेक्टर है, जो स्मॉल सेक्टर है, तो एमएसएमई के लिए जो पॉलिसी होती है वो मीडियम सेक्टर ले जाता है, जो माइक्रो और स्मॉल को मिलती नहीं है वो। तो इसलिए ये सारी चीजें बदलेंगे, एक स्ट्रेटेजिकली हमें बदलना पड़ेगा, और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, R&D पे ध्यान देना पड़ेगा, तो हमारा लॉन्ग टर्म में जो बेटर होगा। अभी तो हमको शॉर्ट टर्म में देखना है क्या कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, इन पे हमें तवज्जो देना बहुत जरूरी है। राइट सर, राइट सर, बहुत बहुत आपका आभार जताऊंगा। आपने बहुत अच्छे से ये जो हालात हैं अभी, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके जो सोल्यूशन है, हालांकि मुझे लगता है हमने कहा भी कि सरकार सोच रही है, लेकिन इस पे प्रॉपर अमल कर ले तो बहुत कुछ हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को, और प्रोफेसर साहब ने बहुत स्पष्ट किए ये जो युद्ध के हालात हैं, इससे आगे क्या भयानक स्थिति हो सकती है वो भी आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन इससे निपट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत कठिन है। हमारा जो फोर्स है, उस फोर्स के जरिए ही हम इसको पूरी स्थिति को उलटने की ताकत भी रखते हैं, बशर्ते आपको नीति भी बदलनी होगी और शायद नीयत भी आपको अपना जो है स्पष्ट करनी होगी, तब जाकर बात बन सकती है। इस चर्चा में इतना ही। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो भी राय हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए, और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।